चंद्रकांता उपन्यास के 10वें अंक के साथ हम उपस्थित हैं। नमस्कार। तो अब तक आप सुन चुके हैं कि किस प्रकार चपला ने अपनी चालाकी से तेज सिंह को छुड़वाया और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो सिर्फ यहाँ से जाएंगे ही नहीं बल्कि अपनी कुछ यादें छोड़ कर जाएंगे। तो तेज सिंह और चपला ने महाराज शिवदत्त के 2 बचे हुए अय्यारों को पकड़ा और नौगढ़ का रास्ता लिया। अब सुनिए आगे की कहानी। तेज सिंह को छुड़ाने के लिए जब चपला चुनारगढ़ गई तो चंपा ने सोचा कि अय्यार बहुत से आए हैं, मैं अकेली हूँ, ऐसा न हो कोई आफत आ जाए। ऐसी तरकीब करना चाहिए जिससे अय्यारों का डर न रहे और रात को आराम से सोया जा सके। उसने एक मसाला बनाया। जब सब लोग सो गए, चंद्रकांता भी पलंग पर जाकर लेट गई, तब चंपा ने उस मसाले को पानी में घोलकर जिस कमरे में चंद्रकांता सोती थी उसके दरवाजे पर 2 गज इधर उधर लेप दिया और निश्चिंत होकर राजकुमारी के पलंग के पास जाकर लेट गई। इस मसाले का ये गुण था कि जिस जमीन पर लेप कर दिया जाए, सूख जाने पर यदि किसी का पैर पड़ेगा तो जोर से पटाखे की आवाज आएगी, मगर देखने से ये मालूम नहीं होता था कि इस जमीन पर कुछ लगा हुआ है। रात भर चंपा आराम से सोती रही। कोई आदमी उस कमरे में न आया। सुबह चंपा ने पानी से वो मसाला धो के हटा दिया। दूसरे दिन उसने दूसरी चालाकी की। मिट्टी की एक खोपड़ी बनाई और उसे रंग कर ठीक चंद्रकांता की मूरत की तरह बना दिया। जिस पलंग पर कुमारी सोया करती थी, एक तकिए के सहारे खोपड़ी रख दी। धड़ की जगह कपड़ा रख दिया, हल्की सी चादर उड़ा दी, मगर मुंह खुला रखा। खूब रोशनी कर उस चारपाई के चारों ओर वही लेप कर दिया। कुमारी से कहा, आज आप दूसरे कमरे में आराम करें। चंद्रकांता समझ गई और दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। जिस कमरे में चंद्रकांता सोई थी उसके दरवाजे पर लेप किया, रोशनी बुझाई और उसके बगल में आप सो गई। और जिस कमरे में पलंग पर खोपड़ी रखी थी उसके बगल की कोठरी में सो गई। आधी रात गुजर जाने के बाद कमरे के अंदर से, जिसमें खोपड़ी रखी थी, पटाखे की आवाज आई। चंपा झट उठी, दौड़कर बाहर से किवाड़ बंद करके खूब हल्ला मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर बहुत सी दासियां इकट्ठी हो गईं। एक ने जाकर महाराज को खबर दी, चंद्रकांता के कमरे में चोर घुसा है। महाराज खुद दौड़े आए, हुक्म दिया कि महल के पहरे से 10-5 सिपाही आ जाएं। जब सब इकट्ठे हुए तो कमरे का दरवाजा खोला गया। देखा गया कि राम नारायण और पन्नालाल दोनों भीतर हैं। बहुत से आदमी उन्हें पकड़ने के लिए अंदर घुस गए। अय्यारों ने खंजर चलाना शुरू कर दिया। 4-5 सिपाहियों को जख्मी किया, आखिर पकड़े गए। महाराज ने उनको कैद में रखने का हुक्म दिया और चंपा से हाल पूछा। उसने अपनी कार्यवाही महाराज को बताई। महाराज बहुत खुश हुए। उसको इनाम देकर पूछा, चपला कहाँ है? उसने कहा, वो बीमार है। फिर महाराज ने कुछ और न पूछा और अपने आरामगाह में चले गए। सुबह दरबार में उन अय्यारों को तलब किया गया। पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? पन्नालाल बोला, सरतोड़ सिंह। महाराज को उसकी ढिठाई पर गुस्सा आया। कहने लगे, ये लोग बदमाश हैं। खैर, ले जाकर इन दोनों को होशियारी के साथ कैद करो। महाराज ने हरदयाल सिंह से पूछा, तेज सिंह का कुछ पता चला? हरदयाल सिंह ने कहा, महाराज अभी तक तो नहीं चला। जो अय्यार पकड़े गए हैं उन्हें खूब पीटा जाए, शायद वो लोग कुछ बता दें। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर तेज सिंह आएगा तो नाराज होगा कि अय्यारों को क्यों मारा, ये कायदा नहीं है। खैर, कुछ दिन तेज सिंह की राह देख लो, फिर जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर इस बात का ख्याल रखना कि तुम फौज के इंतजाम में होशियार रहना, क्योंकि शिवदत्त का चढ़ाना अब ताजुब की बात नहीं है। हरदयाल सिंह ने कहा, मैं होशियार हूँ। उधर महाराज शिवदत्त ने घसीटा सिंह और चुन्नीलाल को तेज सिंह को पकड़ने के लिए भेजकर दरबार बर्खास्त कर दिया था। महल में चले गए। उनका दिल रंभा की जुल्फों के साथ चला गया था, किसी तरह नहीं निकलता था। महारानी ने पूछा, आपका चेहरा सुस्त क्यों है? शिवदत्त ने कहा, कुछ नहीं। महारानी ने फिर पूछा, आपने वादा किया था उस गाने वाली को महल में लाकर उसका गाना सुनवाएंगे, क्या हुआ? महाराज ने कहा, वो हम ही को उल्लू बनाकर चली गई, तुमको किसका गाना सुनवाएं? ये सुनकर महारानी कलावती को बड़ा ताजुब हुआ। क्या हुआ, कुछ खुलासा करके बताइए, क्या मामला है? महाराज ने कहा, इस वक्त मेरा जी ठिकाने पर नहीं है। ये कहकर वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। पलंग पर लेटकर रंभा को याद करने लगे।
रंभा की बेताबी और ख्यालों में उन्हें रात भर नींद न आई। सुबह को महाराज ने दरबार में आकर दरियाफ्त किया, घसीटालाल और चुन्नीलाल अभी तक नहीं आए। उनका ख्याल अब भी रंभा की तरफ था। इतने में बद्रीनाथ, नाजिम, ज्योतिषी जी और क्रूर सिंह पर उनकी नज़र पड़ी। उन लोगों ने सलाम किया, एक किनारे बैठ गए। उन लोगों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी का भाव देखकर उनका दुख और बढ़ गया, मगर दरबार में कोई हाल उनसे न पूछा। दरबार बर्खास्त करके एकांत में गए और पंडित बद्रीनाथ, क्रूर सिंह, नाजिम और जगन्नाथ ज्योतिषी को तलब किया। जब वे लोग आए और सलाम करके अदब के साथ बैठ गए तो महाराज ने पूछा, कहो तुम लोगों ने विजयगढ़ जाकर क्या किया? हुजूर, काम तो यही हुआ है कि भगवान दत्त को तेज सिंह ने गिरफ्तार कर लिया था। पन्नालाल और रामनारायण को एक चंपा नाम की औरत ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मैं बच गया हूँ। उनके आदमियों में सिर्फ तेज सिंह पकड़ा गया है। महाराज ने कहा, तेज सिंह को एक औरत छुड़ा कर ले गई है, लेकिन वो कौन थी इसका अभी पता नहीं चला है। तेज सिंह को तो ले ही गई, लगता है जाते समय चुन्नीलाल और घसीटा सिंह को भी लेती गई है। वे दोनों उनकी खोज में गए थे मगर आए नहीं हैं। क्रूर सिंह की मदद से मेरा नुकसान हुआ है। खैर, अब तुम लोग बताओ वो औरत कौन थी जिसने मुझे गाना सुनाकर बेताब कर दिया और सबकी आंखों में धूल डालकर तेज सिंह को ले गई? नाजिम ने कहा, हुजूर, मैं पहचान गया, जरूर चंद्रकांता की सखी चपला थी। महाराज ने पूछा, क्या चपला चंद्रकांता से ज्यादा खूबसूरत है? नाजिम ने कहा, महाराज, चंद्रकांता की बराबरी चपला क्या ही कर पाएगी। इतना सुनकर महाराज हैरानी में रहे, फिर बोले, चाहे जो हो, जब तक चंद्रकांता और चपला मेरे हाथ नहीं लगेंगी मुझे आराम न मिलेगा। बेहतर है मैं इन दोनों के लिए जय सिंह को चिट्ठी लिखूं। क्रूर सिंह बोला, ये गलती मत कीजिएगा। महाराज ने कहा, क्या हर्ज है? अगर चिट्ठी का ख्याल नहीं किया तो विजयगढ़ को फतेह करूंगा। कहकर उन्होंने मीर मुंशी को तलब किया। महाराज, जय सिंह के नाम मेरी तरफ से खत लिखो कि चंद्रकांता की शादी मेरे साथ करें और दहेज में चपला को दे दें। चिट्ठी उन्होंने पंडित बद्रीनाथ को दी और कहा, जाओ चिट्ठी लेकर जाओ, ये काम तुम्ही से बनेगा। बद्रीनाथ खत लेकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन महाराज जय सिंह दरबार में बैठे हरदयाल सिंह से तेज सिंह का हाल पूछ रहे थे कि अभी पता लगा या। इतने में तेज सिंह एक बड़ा भारी गट्ठर पीठ पर लादे हुए आ पहुंचे। गठरी तो दरबार के बीच में रख दी और झुककर महाराज को सलाम किया। महाराज जय सिंह तेज सिंह को देखकर खुश हुए, बैठने का इशारा किया। तेज सिंह बैठ गए तो बोले, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे हो और क्या लाए हो? हम लोगों को कितनी परेशानी हुई। दीवान जीत सिंह भी घबराए होंगे क्योंकि हमने वहाँ भी तलाश करवाई थी। तेज सिंह ने कहा, महाराज, दुश्मन के हाथों फंस गया था, अब हुजूर के प्रयासों से छूट आया हूँ। आते समय चुनारगढ़ के 2 अय्यारों को ले आया हूँ। महाराज सुनकर बहुत खुश हुए। अपने हाथ का कीमती कड़ा तेज सिंह को इनाम दिया। यहाँ भी 2 अय्यारों को महल में चंपा ने गिरफ्तार कर लिया है, इनको भी वहीं भेज दो। तेज सिंह ने महाराज से कहा, मेरे गिरफ्तार होने से नौगढ़ में सब परेशान होंगे, अगर इजाज़त हो तो मैं मिलाऊं? महाराज ने कहा, हाँ, तुमको वहाँ जाना चाहिए, जाओ मगर जल्दी आना। इसके बाद महाराज ने हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम मेरी तरफ से तोहफा लेकर तेज सिंह के साथ नौगढ़ जाओ। बहुत अच्छा कह के हरदयाल सिंह ने तोहफे के सामान तैयार किए, कुछ आदमियों को साथ लिया, तेज सिंह को साथ ले नौगढ़ रवाना हुए। चपला जब महल में पहुंची तो चंद्रकांता बहुत खुश हुई, उसे गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हाल चाल पूछने लगी। कुमारी ने चंपा की चालाकी का हाल बयान किया और कहा कि तुम्हारी शिष्या ने 2 अय्यारों को गिरफ्तार किया है। ये सुनकर चपला बहुत खुश हुई। चंपा जो उसी जगह मौजूद थी उसे गले से लगा लिया। इधर तेज सिंह नौगढ़ गए। रास्ते में हरदयाल सिंह से बोले, अगर हम लोग सवेरे दरबार के समय पहुंचते तो अच्छा होता, क्योंकि उस वक्त सब कोई वहां रहेंगे। हरदयाल सिंह को भी ये सुझाव अच्छा लगा। दूसरे दिन दरबार के समय ये दोनों पहुंचे, सीधे कचहरी गए। महाराज साहब के बगल में वीरेंद्र सिंह भी थे। तेज सिंह को देखकर इतने खुश हुए मानो उन्हें दोनों जहान की दौलत मिल गई हो। हरदयाल सिंह ने झुककर महाराज को और कुमार को सलाम किया। जीत सिंह से मुलाकात की। तेज सिंह ने महाराज सुरेंद्र सिंह के कदमों पर सिर रखा। राजा साहब ने प्यार से उसका सिर उठाया। उसके बाद तेज सिंह अपने पिता के पैर छूकर उनके बगल में जाकर बैठ गए। हरदयाल सिंह ने तोहफा पेश किया। एक पोशाक जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के लिए लाए थे उसे पहनाई, जिसे देखकर सुरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। राजा साहब ने तेज सिंह के गिरफ्तार होने का हाल पूछा। तेज सिंह ने अपने गिरफ्तार होने का कुछ बनावटी हाल, अपने छूटने का बयान किया और ये भी कहा कि आते समय वहाँ से 2 अय्यार गिरफ्तार करके लाया हूँ, विजयगढ़ में कैद है। सारे हाल समाचार जान के राजा ने खुश होकर तेज सिंह को कुछ इनाम दिया और कहा, तुम अभी जाओ, महल में सबसे मिलकर अपनी माँ से मिलो,
तुम्हारी जुदाई में उनका क्या हाल होगा वही जानती होंगी। तेज सिंह सबसे मिलने के लिए रवाना हुए। हरदयाल सिंह की मेहमानदारी के लिए राजा ने जीत सिंह को हुक्म दिया, दरबार बर्खास्त किया। सभी के मिलने के बाद तेज सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह के कमरे में गए। कुमार ने बड़ी खुशी से उठकर तेज सिंह को गले से लगा लिया और जब बैठे तो कहा, अपने गिरफ्तार होने का हाल तो तुमने बयान कर दिया, मगर छूटने का हाल बयान करने में झूठ कहा है। सच कहो, किसने छुड़ाया? तेज सिंह ने चपला की तारीफ की। उसकी मदद से अपने छूटने का सच्चा हाल कह दिया। कुमार ने कहा, मुबारक हो। तेज सिंह बोले, पहले मैं मुबारकबाद दे दूंगा, तब कहीं ये नौबत पहुंचेगी कि आप मुझे मुबारकबाद दें। कुमार हंसकर चुप हो गए। कई दिनों तक तेज सिंह हंसी खुशी नौगढ़ में रहे। वीरेंद्र सिंह का रोज यही तकाजा होता कि चंद्रकांता से मुलाकात तो कराओ। कई दिन बीत जाने के बाद हरदयाल सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह से कहा, अब हमें जाना चाहिए। हरदयाल सिंह और तेज सिंह विदा हो गए। इधर महाराज शिवदत्त की चिट्ठी लिए हुए पंडित बद्रीनाथ विजयगढ़ पहुंचे। खत पढ़ते पढ़ते हरदयाल सिंह का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। महाराज और तेज सिंह हरदयाल के मुंह की तरफ देखते रहे। उनकी रंगत देखकर समझ गए खत में बेअदबी है। खत पढ़कर हरदयाल सिंह ने अर्ज किया, ये खत एकांत में सुनने के लायक है। महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले बद्रीनाथ के टिकने का बंदोबस्त करो, फिर दीवान खाने में आओ। तेज सिंह को भी साथ ले आना। महाराज ने दरबार बर्खास्त कर दिया, महल में चले गए। दीवान हरदयाल सिंह पंडित बद्रीनाथ के रहने और जरूरी सामानों का इंतजाम करके तेज सिंह को अपने साथ ले महाराज के पास गए और सलाम करके बैठ गए। महाराज ने शिवदत्त का खत सुनाने का हुक्म दिया। हरदयाल सिंह ने कहा, महाराज इसको खुद पढ़ लेते तो अच्छा था। महाराज ने खत पढ़ा, आंखें गुस्से से लाल हो गई, खत फाड़ कर फेंक दिया। बद्रीनाथ से कह दो कि इस खत का जवाब यही है कि यहाँ से चला जाए। थोड़ी देर बाद महाराज कुछ देखते रहे, रंज भरी धीमी आवाज में बोले, टूर के चिनारगढ़ जाते ही समझ गया था कि वो आग लगाने से न चूकेगा, और यही हुआ। खैर, मेरे जीते जी उसकी मुराद पूरी नहीं होगी। आप लोगों को भी पूरा बंदोबस्त करना होगा। तेज सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि शिवदत्त फौज लेकर आएगा। हम लोगों को मुनासिब है कि हम अपनी फौज का इंतजाम और लड़ाई का सामान पहले से तैयार कर लें। महाराज ने कहा, मैं खूब जानता हूँ कि शिवदत्त के पास 30,000 की फौज है और हमारे पास सिर्फ 10,000 की, मगर क्या मैं डर जाऊंगा? तेज सिंह ने कहा, महाराज 10,000 की फौज आपके पास है और 5,000 की फौज हमारी सरकार की, 15,000 हो गए। ऐसे गिदड़ों को मारने के लिए इतनी फौज काफ़ी है। आप महाराज दीवान साहब को एक खत देकर नौगढ़ भेजें, मैं जाकर फौज ले आता हूँ। बल्कि महाराज की राय हो तो कुंवर वीरेंद्र सिंह को बुला लें, फौज का इंतजाम उनके हवाले करें। दीवान हरदयाल सिंह बोले, मैं इसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ महाराज। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर वीरेंद्र को अभी लड़ाई का काम देने का मन नहीं चाहता। भले वो इस फन में होशियार है, मगर क्या हुआ, जैसे सुरेंद्र सिंह का लड़का वैसा मेरा भी। मैं उसे लड़ने के लिए कैसे कहूँगा, और सुरेंद्र इस बात को मंजूर करेंगे? तेज सिंह ने कहा, महाराज इस बात का जरा ख्याल न करें। ऐसा नहीं हो सकता कि महाराज लड़ाई पर जाएं और वीरेंद्र घर पर आराम से बैठें। उनका दिल कभी नहीं मानेगा। राजा सुरेंद्र सिंह भी वीर हैं, कुछ कायर नहीं हैं। महाराज जय सिंह तेज सिंह की बातों से बहुत खुश हुए। दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम राजा सुरेंद्र सिंह को शिवदत्त की गुस्ताखी का हाल और हमने जो जवाब दिया है बोली और पूछो कि आपकी क्या राय है। जवाब आने दो, जैसा होगा किया जाएगा। खत लेकर तुम जाओ और कल ही लौट आना, देर करने का मौका नहीं है। हरदयाल सिंह ने खत लिखा, महाराज ने उस पर मोहर की। उसी वक्त दीवान हरदयाल सिंह को विदा किया। दीवान साहब महाराज से विदा होकर नौगढ़ गए। थोड़ा सा दिन बाकी था, वहां पहुंचे और सीधे दीवान जीत सिंह के मकान पर गए। दीवान जीत सिंह खबर पाते ही आए, हरदयाल सिंह को लाकर अपने यहाँ उतारा, हालचाल पूछा। हरदयाल सिंह ने खुलासा किया। जीत सिंह गुस्से में आ गए। आजकल शिवदत्त के दिमाग में खलल आ गया है, हम लोगों को उसने साधारण समझ लिया है क्या? खैर, देखा जाएगा। आप आज शाम को राजा साहब से मिलें। शाम के वक्त हरदयाल सिंह ने जीत सिंह के साथ सुरेंद्र सिंह से मुलाकात की। वहाँ कुंवर भी बैठे थे। महाराज ने उन्हें जय सिंह का खत दिया। महाराज ने चिट्ठी पढ़ी, गुस्से के मारे कुछ बोल न सके। खत कुंवर वीरेंद्र सिंह को दिया। कुमार ने उसे बखूबी पढ़ा। उनकी भी हालत बाकियों जैसी ही थी। कुछ देर सोचने के बाद पिता से हाथ जोड़कर अर्ज किया, लड़ाई इस वक्त हम लोगों का धर्म है। मुझे हुक्म दीजिए, मैं अपनी फौज लेकर जाऊंगा। विजयगढ़ पर चढ़ाई करने से पहले ही शिवदत्त को पकड़ कर लाऊंगा। सुरेंद्र सिंह ने कहा,
जल्दी करने की जरूरत नहीं है, विजयगढ़ जाओ। क्षत्रियों को लड़ाई से ज्यादा प्यारा बाप बेटा भाई भतीजा कुछ नहीं होता, इसलिए तुम्हारी मोहब्बत छोड़कर हुक्म देता हूँ कि तुम अपनी कुल फौज लेकर जय सिंह की मदद को जाओ और नाम कमाओ। जीत सिंह ने फौज में मुनादी करा दी, रात भर में सब लैस हो जाएं, सुबह सबको कुमार के साथ जाना है। हरदयाल सिंह ने कहा, आज आप रह जाइए, कल अपने साथ फौज और कुमार को लेकर जाइएगा। चंद्रकांता को देखने और लड़ाई की खुशी में वीरेंद्र सिंह की रात कहाँ गई उन्हें मालूम ही न चला। सुबह होते होते कुमार ने जंगी कपड़े हथियार पहनकर माँ बाप से विदा लेने के लिए महल की तरफ अपना रुख किया। रानी से महाराज ने रात में ही सब हाल कह दिया था। महारानी इस फौजी ठाठ को देखकर बहुत खुश हुई। कुमार ने दंडवत कर विदा मांगी। रानी ने आंसू भरकर कुमार को गले से लगाया, पीठ पर हाथ फेरा और कहा, जाओ बेटा, वीर पुरुषों में नाम करो, क्षत्रिय कुल का नाम रोशन करो, जीत का डंका बजाओ। शूरवीरों का धर्म है, युद्ध के वक्त माता पिता, ऐश आराम, मोहब्बत किसी की फिक्र नहीं करते। सो तुम भी जाओ, ईश्वर करे लड़ाई में दुश्मन तुम्हारी पीठ न देखे। माता पिता से विदा होकर कुमार बाहर आए। दीवान हरदयाल सिंह को तैयार किया। आप एक घोड़े पर सवार हुए और पीछे फौज लहर मारती हुई चल दी। हरदयाल सिंह विजयगढ़ पहुंचे। कुमार के आने की खबर देने के लिए महाराज के पास गए और कहा, महाराज, कुमार सेना सहित यहाँ कोस भर कर उतरे हुए हैं। महाराज बहुत खुश हुए। फौज के लिए वो बहुत अच्छी जगह है, मगर वीरेन को तो यहाँ ले आओ। तुम यहाँ के सब दरबारियों को ले जाकर वहाँ उनका इस्तकबाल करो और कुमार को ले आओ। ये खबर तेज सिंह को भी हुई। सुनते ही वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और बोले, मुबारक हो। तेज सिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए, हालचाल पूछा। तेज सिंह ने कहा, जो कुछ है सब बहुत अच्छा है, बाकी जो नहीं था अब हो जाएगा। ये कहकर तेज सिंह लश्कर के इंतजाम में लग गए। शहर भर में मशहूर हो गया कि महाराज की मदद के लिए कुंवर वीरेंद्र सिंह आए हैं। इस वक्त किले जाएंगे। सवारी देखने के लिए सब अपने अपने मकानों पर औरत मर्द पहले से ही बैठ गए। सड़कों पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सबकी आंखें उत्तर की तरफ सवारों के इंतजार में थी। सवारी का तमाशा देखने के लिए चंद्रकांता और चपला भी ऊंचे अटारी पर पहुंच गईं। महाराज भी सवारी देखने के लिए दीवान खाने की छत पर आ गए। थोड़ी ही देर में उत्तर की तरफ से धूल उड़ती दिखाई पड़ी। नजदीक आने पर देखा थोड़ी सी फौज सवारों के साथ चली आ रही है। फौज के आगे एक खूबसूरत, ताकतवर और जेवरों से सजा हुआ घोड़ा, जिस पर एक जड़ाऊ जीन कसी हुई थी, अखेरियां कर रहा था। उस पर कुंवर वीरेंद्र सिंह सवार थे। बदन में बेशकीमती लिबास के ऊपर फौलादी जिरह बख्तर पहने हुए थे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गालों पर सुर्खी छा रही थी। ढाल, तलवार, खंजर, तीर, कमान कमर में लगाए हुए थे। हाथ में नेजा लिए हुए घोड़ा कुदाते हुए चले आ रहे थे। ताकत, जवामर्दी, दिलेरी और रुआब उनके चेहरे से झलक रहा था। दोस्तों के दिलों में मोहब्बत और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता। सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये थी कि जो 100 सवार संग चले आ रहे थे वो उन्हीं के जैसे थे। शहर में भीड़ लग गई। जिसकी निगाह कुमार पर पड़ती आंखों में चकाचौंध आ जाती। महारानी ने वीरेंद्र को बहुत दिनों बाद इस ठाठ और रुआब से आते हुए देखा। उनकी मोहब्बत 100 गुना बढ़ गई। मुंह से निकला, अगर चंद्रकांता के लायक वर है तो सिर्फ वीरेंद्र है। जो हो, दामाद इसी को बनाऊंगी। चंद्रकांता और चपला भी दूसरी खिड़की से देख रही थी। चपला ने टेढ़ी निगाहों से कुमारी की तरफ देखा। वो शर्मा गई। कुमार की तस्वीर आंखों में समा गई थी। उम्मीद थी कि अब पास से देखेगी। उधर महाराज की टकटकी भी बंद गई। कुमार किले के नीचे आ गए। महाराज से न रहा गया, खुद उतर आए। किले के अंदर उसे लेकर आए। जब वे किले के अंदर आए तो महाराज वहां पहुंच गए। वीरेंद्र ने महाराज को देखकर चरण स्पर्श किया। उन्होंने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। हाथ पकड़कर महल में ले आए। महारानी उन दोनों को आते देखकर आगे बढ़ाई। कुमार ने चरण छुए। महारानी की आंखों में स्नेह का जल भर आया। बड़ी खुशी से कुमार को बैठने के लिए कहा। महाराज भी बैठ गए। बाएं तरफ महारानी और दाहिनी तरफ कुमार थे। चारों तरफ दासियों की भीड़ थी। चंद्रकांता भी किवाड़ की आड़ में उनको देख रही थी। मिलने के लिए तबीयत घबरा रही थी, मगर क्या करे, लाचार थी। थोड़ी देर तक महाराज और कुमार महल में रहे। इसके बाद उठे और कुमार को साथ लेकर दीवान खाने में पहुंच गए। अपने खास आरामगाह के पास वाला एक सुंदर कमरा उनके लिए तय कर दिया।
महाराज विदा हो गए। कुमार अपने कमरे में गए। तेज सिंह भी पहुंच गए। कुछ वक्त हंसी मजाक में गुजरा। चंद्रकांता को महल में न देख पाने के कारण उनकी तबीयत उदास थी। सोच रहे थे कैसे मुलाकात हो। इसी सोच में आंख लग गई। महाराज जब दरबार में आए, वीरेंद्र सिंह दरबारी पोशाक पहने तेज सिंह को साथ लिए दरबार में आ गए। महाराज ने अपने सिंहासन के बगल में एक जड़ाऊ कुर्सी पर कुमार को बैठा दिया। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब पेश किया जो राजा सुरेंद्र सिंह ने लिखी थी। पढ़कर महाराज को बहुत खुशी हुई। दीवान को हुक्म दिया, कुमार की फौज में हमारी तरफ से बाजार लगाया जाए, गल्ले का इंतजाम किया जाए, फौज को कोई तकलीफ न हो। कुमार ने कहा, महाराज सामान सब साथ आया है। महाराज ने कहा, क्या तुमने इस राज्य को दूसरे का समझा है? सामान आया है तो क्या हुआ, वो भी ज़रूरत होगी तो काम आएगा। हम कुल फौज का इंतज़ाम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं, जैसा मुनासिब समझो बंदोबस्त और इंतज़ाम करो। कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ, मेरी फौज के 3 हिस्से करके 2-2 हजार विजयगढ़ के दोनों तरफ भेजो और 1000 फौज के 10 टुकड़े करके इधर उधर 5 कोस तक फैला दो। खेमे का पूरा बंदोबस्त करो, जासूसों को रवाना करो। बाकी महाराज की फौज की कल कवायद देखकर जैसा इंतज़ाम होगा करेंगे। हुक्म पाते ही तेज सिंह रवाना हो गए। इस इंतज़ामी और हमदर्दी को देखकर महाराज को तसल्ली हुई। हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि फौज में मुनादी करा दो, कल कवायद होगी। महाराज के जासूसों ने आकर सलाम किया और खबर दी, शिवदत्त अपनी 30,000 की फौज लेकर मुकाबला करने के लिए रवाना हो गया है। 2-3 दिन तक नज़दीक आ जाएगा। कुमार ने कहा, कोई हर्ज नहीं, तुम फिर अपने काम पर जाओ। दूसरे दिन महाराज जय सिंह और कुमार एक हाथी पर बैठकर फौज की कवायद देखने गए। महाराज से कुमार ने अर्ज किया, मेरा जी शिकार खेलने को चाहता है, अगर इजाज़त हो तो जाऊं। महाराज ने कहा, अच्छा, दूर मत जाना, दिन रहते ही लौट आना। कुमार उतर पड़े और घोड़े पर सवार हो गए। महाराज का इशारा पाकर दीवान हरदयाल सिंह ने 100 सवार साथ कर दिए। कुमार शिकार के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर बाद घने जंगल में पहुंचकर 2 सांभर तीर से मारकर गिराए और शिकार ढूंढने लगे। तेज सिंह भी पहुंच गए। कुमार से पूछा, क्या इंतजाम हो चुका है जो तुम चले आए? तेज सिंह ने कहा कि आज ही हो जाएगा। कुछ आज हुआ है, कल कुछ दुरुस्त होगा। इस वक्त मेरे जी में आया है कि चलें जरा उस तहखाने की सैर कराएं जहां अहमद को कैद किया है। हाँ, मैं भी चलूंगा, कहकर कुमार ने घोड़ा फिरा दिया। तेज सिंह भी घोड़े के साथ रवाना हुए। बाकी सभी को हुक्म दिया, वापस जाएं, सांभरों का शिकार किया है, उसे उठवा ले जाएं। थोड़ी देर में कुमार और तेज सिंह तहखाने के अंदर पहुंचे। अंधेरा निकल गया, रोशनी आई तो सामने एक दरवाजा आया। कुमार घोड़े से उतर पड़े। तेज सिंह ने पूछा, ये दरवाजा आप खोल सकते हैं कि नहीं? कुमार ने कहा, क्यों नहीं, इसमें क्या कारीगरी है। ये कहकर झट आगे हाथ बढ़ाकर शेर की जबान बाहर निकाल ली। दरवाजा खुल गया। तेज सिंह ने कहा, अच्छा, याद तो है। कुछ देर तक वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह वहीं टहलते रहे, मेवों को तोड़कर खाते रहे। तेज सिंह ने कहा, अब चलना चाहिए, देर हो गई है। कुमार ने कहा, चलो। तेज सिंह ने कहा, इस दरवाजे को आपने खोला है, आप ही बंद करिए। विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो तेज सिंह ने कहा, आप जाइए, जरा फौज की खबर लेता हुआ आता हूँ। कुमार ने कहा, अच्छा, जाओ। ये सुनकर तेज सिंह दूसरी तरफ चले गए। कुमार किले में गए और घोड़े से उतरकर कमरे में आकर आराम करने लगे। थोड़ी रात बीते, तेज सिंह कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, कहो क्या हाल है? तेज सिंह बोले, आपके मुताबिक सब इंतजाम हो गया है। आज दिन भर में 1 भी घंटे की छुट्टी नहीं मिली कि आपसे मुलाकात कर पाता। वीरेंद्र सिंह हंस पड़े। दोपहर तक तो साथ थे और कैसे कहते हो मुलाकात नहीं हुई? ये सुनते ही तेज सिंह चौंक गए। क्या कहते हैं आप? कुमार ने कहा, तुम उस तहखाने में नहीं गए थे जहाँ अहमद और भगवान बंद हैं? तेज सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और कुमार का मुंह देखने लगे। तेज सिंह की हालत देखकर कुमार को ताज्जुब हुआ। तेज सिंह ने कहा, भला ये तो बताइए, मैं कहाँ मिला था आपसे और कहाँ तक गए थे हम? कुमार ने सब कुछ बता दिया। तेज सिंह ने कहा, बस आपने सब काम खराब कर दिया। कुमार ने कहा, क्या कहते हो? तेज सिंह ने कहा, ऐसा ही समझते तो धोखा क्यों खाते? वो शिवदत्त के अय्यार थे, तहखाने का रास्ता देख लिया है, जरूर ये काम बद्रीनाथ का है। ज्योतिषी ने उसको रमल के जरिए पता दिया होगा। कुमार दंग हो गए, अपनी गलती पर अफसोस करने लगे। तेज सिंह ने कहा, जो होना था सो हुआ। कैदी तो निकल गए होंगे, मगर जाकर ताले का बंदोबस्त करता हूँ। कुमार ने कहा, ताले का क्या बंदोबस्त करोगे? तेज सिंह ने कहा, उस फाटक में और भी 2 ताले हैं, इससे ज्यादा मजबूत। उन्हें लगाने और बंद करने में देर लगती है, इसलिए नहीं लगाता था, पर अब लगाऊंगा। कुमार ने कहा, मुझे भी दिखाओ। तेज सिंह ने कहा, अभी नहीं, जब चुनारगढ़ फतेह कर पाएंगे तब देखेंगे। कुमार ने कहा, अच्छा, तुम्हारी मर्जी। कुमार कुछ न बोले। कुमार तेज सिंह को लेकर अगली सुबह दरबार में गए। महाराज को प्रणाम कर अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए।
जासूसों ने खबर दी, शिवदत्त की फौज पास आ गई है, 10 कोस पर है। कुमार ने महाराज से कहा, मौका आ गया है, फौज से उन लोगों को जिन पर हमें बेईमानी का शक है आगे भेज दिया जाए। महाराज ने कहा, अच्छा भेज दो। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अपना एक तोपखाना भी इस फौज के पीछे रवाना करो। फिर कान में कहा, अपने तोपखाने वालों को समझा देना, फौज की नीयत खराब देखें तो किसी को जिंदा न जाने दें। तेज सिंह इंतजाम करने के लिए चले गए, हरदयाल सिंह को भी साथ ले गए। महाराज ने दरबार बर्खास्त कर दिया। कुमार कमरे में चले गए। चंद्रकांता की सूरत आज भी न दिखी, लेकिन चंद्रकांता ने आड़ से उन्हें देख लिया। शाम को महाराज से मिलने के लिए वीरेंद्र सिंह गए। महाराज उन्हें अपनी बगल में बैठाकर बात करने लगे। हरदयाल सिंह और तेज सिंह आ पहुंचे। महाराज ने हाल पूछा। उन्होंने अर्ज किया, फौज मुकाबले के लिए भेज दी गई है। लड़ाई के बारे में तरकीबें होने लगीं। सोचते विचारते आधी रात गुजर गई। एकाएक कई पहरेदारों ने आके अर्ज किया, महाराज चोर महल में से कुछ आदमी निकल भागे, जिनको दुश्मन समझकर पहरे वालों ने तीर छोड़े, मगर वे जख्मी होकर भी निकल गए। खबर सुनकर महाराज सोच में पड़ गए। कुमार और तेज सिंह हैरान थे। महल में रोने की आवाजें आने लगी। सबका ध्यान उस रोने पर गया। चिल्लाने की आवाज बढ़ने लगी। महल में हाहाकार मच गया। महाराज और कुमार सभी के मुंह पर उदासी छा गई। उसी समय दासियां दौड़ती हुई आईं और कहा, चंद्रकांता और चपला का सिर कोई काट कर ले गया है। ये खबर महाराज को छेद गई। महाराज हाय कह के गिर पड़े। कुमार की हालत अजब हो गई थी। हरदयाल सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। तेज सिंह काठ की मूरत बन गए। महाराज ने अपने को संभाला, कुमार को गले से लगा लिया। देखा हाहाकार मचा हुआ है। महारानी चंद्रकांता की लाश पर पछाड़ खाकर रो रही हैं। महाराज भी लाश पर गिर पड़े। कुमार में तो इतनी ताकत ही न थी कि अंदर जाते दरवाजे पर ही गिर गए। चंद्रकांता और चपला की लाशें थीं, सिर नहीं थे। चारों तरफ खून ही खून था। अजब हालत थी। कल सुनिएगा, क्या चंद्रकांता और चपला की मौत का रहस्य खुल पाएगा? विजयगढ़ के महाराज तेज सिंह और कुंवर वीरेंद्र सिंह क्या जान पाएंगे चंद्रकांता और चपला के कातिलों के बारे में, या चंद्रकांता की मौत के साथ खत्म हो जाएंगे विजयगढ़ और नौगढ़ भी? अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।